हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशल रहेगी। जो स्टूडेंट्स बैंकिंग की तैयारी करते हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में नहीं जाना तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करना और ये वीडियो आप यहीं पे स्किप कर सकते हो। जो स्टूडेंट बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं या 2020 के अंदर उनका सपना है कि उनको बैंक की जॉब चाहिए, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट भी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि जो मेन बैंकिंग सेक्टर के अंदर एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो आप एसबीआई ले लो या फिर आप आईबीपीएस ले लो या फिर आरआरबी पीओ और क्लर्क के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनके क्वेश्चंस हैं, उनके माइंड में है कि आरआरबी पीओ और क्लर्क का इस साल का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है, वो ये सोच रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन आने के बाद ही तैयारी करेंगे। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसका नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा और आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कैसे आप 2020 के अंदर आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो या फिर दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता होगा कि आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग की तैयारी करते हैं उन्होंने देखा भी होगा कि आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का फाइनल रिजल्ट जो है वो आ चुका है। उसके बाद एसएससी ने अपना टेंटेटिव जो कैलेंडर है वो भी अनाउंस कर दिया है कि उनकी नई एग्जाम डेट्स क्या होगी, अलग अलग एग्जाम्स की, जैसे सीजीएल टायर 2 की क्या होगी, सीएचएसएल के जो पेंडिंग एग्जाम है वो कब होंगे। यानी कि एसएससी ने अपना टेंटेटिव जो कैलेंडर है वो अनाउंस कर दिया है, उनकी एग्जाम डेट क्या होगी वो अनाउंस कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे एग्जाम, लगभग सारे एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गए थे और अभी भी कोरोना वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे भारत के अंदर फैला हुआ है। कौन से एग्ज़ाम कब होंगे, थोड़े बहुत लेट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। अगर आपने न्यूज़ सुनी है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे अच्छी न्यूज़ अभी देखने के लिए यही मिल रही है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नोटिफिकेशन आया है। जो स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर में रहते हैं वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। जम्मू कश्मीर बैंक का जो ये नोटिफिकेशन आया है और इसके जो फार्म है जो भरने स्टार्ट होंगे वो 20 जून से स्टार्ट होंगे, जो लिंक ओपन होगा। यहाँ से ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि कहीं ना कहीं हम ये पॉजिटिव थिंकिंग लेके चल सकते हैं कि आरआरबी पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही नेगेटिव सोच के चलिए कि कोरोना वायरस है उसके कारण नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप लोगों के सामने ही है, बहुत सारे रिजल्ट भी आ रहे हैं। एसएससी ने अपनी टेंटेटिव एग्जाम डेट बता दी है। जम्मू कश्मीर जे एंड के जो बैंक है इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, इसके अंदर भी पीओ और क्लर्क की वैकेंसीज हैं। तो बहुत सारे जो अलग अलग सेक्टर हैं जहाँ पे काम किया जा रहा है वहाँ पे काम हो रहे हैं। अगर अभी भी आप लोग ये सोचोगे कि पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम लोग तैयारी शुरू करेंगे, तो ये बहुत बड़ी आप लोगों की बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि उसके बाद अगर आप तैयारी शुरू करोगे, अगर हम लास्ट ईयर में देखें तो आरआरबी पीओ और क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आता है वो 15 जून के बाद आता है और इस साल का अगर हम देखें तो 1 अगस्त को अगर आप लेके चलो तो 1 अगस्त से एग्जाम शुरू है। आरआरबी पीओ का जो एग्जाम डेट है वो 1 और 2 अगस्त है, आप लोगों ने देखी होगी। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगस्त के अंदर ही आप लोग अपना टारगेट लेके चलिए। आप लोगों को यही मानना है अभी तक कि अगस्त के अंदर हमारा एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। अभी भी हमारे पास कितने दिन है, 60 डेज हमारे पास पेंडिंग पड़े हैं। जो स्टूडेंट हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करते हैं ना उनके लिए ये 60 दिन बहुत ज़्यादा कम है। और जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, तो नोटिफिकेशन मान लो 20 जून को आता है या फिर 30 जून को आता है, नोटिफिकेशन आएगा ज़रूर, हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिले हो जाए लेकिन आएगा ज़रूर, ये कंफर्म है। मान लो नोटिफिकेशन 20 या 30 जून को आता है, उसके बाद अगर आपके पास 1 या 1.5 महीना बचता है पेपर के लिए, मान लो 1 अगस्त उन्होंने दे रखी है, तो कितना लेट कर देंगे वो, कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 अगस्त हो जाएगा। वैसे तो पूरी पूरी श्योरिटी यही है कि जो कैलेंडर है हो सकता है उसी के अनुसार ही आपके पेपर होंगे, लेकिन अगर थोड़ा डिले भी हो जाएगा तो कितने दिन डिले हो जाएगा, 15 दिन डिले हो जाएगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप लोग इस बार का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाओ। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आगे जो मैं आपको स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजी बताऊंगी, उसमें मैं सारा कुछ आपको बताऊंगी। आज हम डिस्कस करेंगे, ये हमारी 60 दिन की स्ट्रैटेजी होगी और प्री और मेंस के लिए आपको एक साथ तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितने अपने ग्रुप्स है उसके अंदर वीडियो को आप शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके और वो अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर सके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कैसे हमारा स्टडी प्लान क्या रहेगा, कैसे हमने तैयारी करनी है। और जो स्टूडेंट नोटिफिकेशन का वेट करेंगे उनका तो पेपर अगले साल ही क्रैक होने वाला है, तो नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। जब तक नोटिफिकेशन आएगा आपका एक बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। इसके अंदर पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। हाँ जी, तो ये हमारा सिलेबस है आरआरबी पीओ और क्लर्क का। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2020 यानी 2020 का मैंने टारगेट रखा है यहाँ पे। और आप लोगों का भी टारगेट यही होना चाहिए कि आरआरबी पीओ क्लर्क 2020 हमें हर हाल में क्लियर करना है। कोरोना वायरस के कारण आपको पता है कितनी ज़्यादा बेरोजगारी हो चुकी है, तो जो भी मौका आप लोगों को मिलता है उसके ऊपर आप अपना 100% एफर्ट्स लगा दीजिए, ताकि आप लोगों को जॉब मिल जाए। एक जॉब हमारे हाथ में होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमें आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों में मिले या फिर हमारा आरआरबी क्लर्क क्लियर हो। अगर एक जॉब हमारे हाथ में हो जाएगी तो सिक्योरिटी हो जाएगी, उसके बाद हम आगे की जॉब के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पता है आप लोगों को आरआरबी पीओ और क्लर्क के दो लेवल होते हैं, एक होता है हमारा प्री और एक होता है हमारा मेंस। अगर आप आरआरबी पीओ में देखोगे तो आगे इंटरव्यू भी होगा, क्योंकि पीओ लेवल की जितनी भी जॉब्स है सभी में इंटरव्यू है, चाहे वो आईबीपीएस पीओ है, चाहे वो एसबीआई पीओ है, चाहे वो आरआरबी पीओ है। अगर आप क्लर्क की बात करोगे तो सिर्फ दो एग्जामिनेशन है, आर प्री होगा और इसके अंदर मेंस होगा, इसके अंदर इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम है बिल्कुल, बस डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो आप लोगों को पता है, पीओ का ज़्यादा होगा और क्लर्क का क्या होगा, कम होगा। तो प्री में अगर हम बात करें दोनों में, चाहे वो आरआरबी पीओ है या फिर आरआरबी क्लर्क है, दो ही सब्जेक्ट आने हैं। जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है, मेनली एसबीआई की बात करें या फिर आईबीपीएस क्लर्क की बात करें, आईबीपीएस पीओ की बात करें, या जितने भी एग्जाम होते हैं बैंकिंग के, उन सभी के अंदर प्री में इंग्लिश आती है। अब तो सबका सेक्शनल टाइमिंग भी हो चुका है 20-20 मिनट का, तो सभी के अंदर इंग्लिश के कारण बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और उनका सेक्शनल भी क्लियर नहीं हो पाता। तो वो स्टूडेंट आरआरबी पीओ और क्लर्क को स्पेशली टारगेट करते हैं। और यही कारण है कि बाकी सभी जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी तुलना में इस एग्जाम के अंदर कंपटीशन भी ज़्यादा होता है और कट ऑफ भी इतनी ज़्यादा जाती है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया उनको पता होगा कितनी हाई कट ऑफ थी, और जो स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अपना एक प्रकार से अंदाज़ा लेके चलिए कि हमें इस कट ऑफ तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक है, अब प्री में दो सब्जेक्ट आते हैं, एक मैथ और रीजनिंग। इसके अंदर प्री में इंग्लिश नहीं आती है, तो मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट आते हैं। 40 नंबर का मैथ आता है, 40 क्वेश्चन ही होते हैं, और 40 नंबर की रीजनिंग 40 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन 80 नंबर के होते हैं। और यहाँ पे बैंकिंग के अंदर मेन क्या होता है, एसएससी और बैंकिंग में एक फ़र्क होता है, बैंकिंग के अंदर स्पीड जो है वो टेस्ट की जाती है और एसएससी के अंदर जो होती है वो नॉलेज टेस्ट की जाती है। वहाँ पे इतना ज़्यादा स्पीड का इशू नहीं होता है, काफ़ी टाइमिंग मिलता है वहाँ पे और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। लेकिन बैंकिंग के अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि बैंकिंग का जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं आता सभी को होता है लेकिन टाइम नहीं होता वहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे सिर्फ 45 मिनट मिलेंगे। अभी तक इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सेक्शनल टाइमिंग हो, 45 मिनट को आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो। आप 30 मिनट यहाँ दे सकते हो, 15 मिनट यहाँ दे सकते हो, या जैसे भी जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम भी दे सकते हो। तो टाइम बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे। ओवरऑल आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, जो मैथ और रीजनिंग में आपको अपने अनुसार डिवाइड करने हैं और आप लोगों को जो प्री है वो क्वालिफाई करना है, आरआरबी पीओ और क्लर्क। अब आप जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हम लोग नोटिफिकेशन आने का वेट करते हैं उसके बाद हम तैयारी करेंगे, जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो ये टाइम है, चाहे 2 मंथ के बाद पेपर हो, चाहे 3 मंथ के बाद पेपर हो, जो स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है उसके लिए ये टाइम बहुत कम है। जिसका ये सपना है कि उसको 2020 में बैंक में जाना ही जाना है, उसको तो ये टाइम कैसे यूटिलाइज करना है बताने की ज़रूरत भी नहीं है, वो खुद ही यूटिलाइज कर लेगा। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं समझ सकते उनके लिए ये वीडियो स्पेशली होती है।
अब आप लोग ये एक अंदाजा लगा के चलिए, मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। आरआरबी क्लर्क की बात कर रही हूँ मैं। आरआरबी क्लर्क 2020 में अगर आप कट ऑफ खोलोगे, मैं सिर्फ इसमें एक ही स्टेट की बताऊंगी, बाकी अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा आप लोग कमेंट कर देना, मैं बाकी स्टेट्स की भी कट ऑफ बता दूंगी। आरआरबी क्लर्क 2019 के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो 2019 में पेपर हुआ था उसमें प्री की कट ऑफ क्या गई थी। आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्री की कट ऑफ, अगर हम हरियाणा की बात करें, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं तो मैं हरियाणा की कट ऑफ आपको बता देती हूँ। 80 नंबर का टोटल पेपर है, 80 में से 76 मार्क्स की कट ऑफ गई थी 2019 के अंदर आरआरबी क्लर्क की, और इसी के नियर अबाउट यानी 76.25 गई थी। आई थिंक 0.25 कम या ज़्यादा हो सकता है, 76.25 गई थी 2018 के अंदर। तो अब आप लोग ये सोच सकते हो कि कंपटीशन का लेवल कितना ज़्यादा है या बच्चों की तैयारी कितनी ज़्यादा है। ये नहीं है कि यहाँ पे इतने अटैम्प्ट नहीं होते, पेपर जो है पेपर का लेवल बहुत आसान आता है, लेकिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे नर्वस हो जाते हैं जिसके कारण एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी थे जिन्होंने 80 में से 80 किए थे, कई ऐसे स्टूडेंट भी थे जिन्होंने 78 क्वेश्चन किए थे। अब 78 में से क्या होता है कि एक्यूरेसी रखनी पड़ती है। एक्यूरेसी क्या होता है, मतलब 78 में से अगर आपके दो क्वेश्चन भी गलत हो गए, अगर दो क्वेश्चन भी आपके गलत हो गए तो दो गलत के तो 76 हो गए। उसके बाद आपको ये पता है कि इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। बैंकिंग के अंदर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है इस दो क्वेश्चन का, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 नंबर और कटेगा एक्स्ट्रा। 4 नंबर तो कटेंगे, 1 नंबर और कटेगा। तो अब ये जो दो क्वेश्चन है इसका आधा नंबर और कटेगा, यानी नंबर कितने आगे 75.5 आगे। और कट ऑफ कितनी गई थी 76। जिन स्टूडेंट्स ने हरियाणा से फॉर्म फिल किया था वहाँ की कट ऑफ गई थी 76 और उस स्टूडेंट के नंबर आए 75.5 नंबर आए। लेकिन सिर्फ 0.5 से वो स्टूडेंट जो है वो सिलेक्शन नहीं ले पाया। इसका ये मतलब नहीं है कि उस स्टूडेंट ने तैयारी नहीं करी थी या उस स्टूडेंट्स ने मेहनत नहीं करी थी। उसने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन कमी क्या थी कि गलती से उसके दो क्वेश्चन गलत हो गए, जिसके कारण नेगेटिव मार्किंग के कारण वो सिलेक्शन नहीं ले पाया और उसकी मेंस में एंट्री नहीं हो पाई। तो आप लोग देख पाओगे कि एक्यूरेसी आपको 100% चाहिए। अगर आप 76 करके आ रहे हो तो 76 के 76 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। एक भी क्वेश्चन अगर यहाँ पे आपका गलत होता है तो आप लोग जो है वो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। ठीक है, पेपर का लेवल बहुत आसान होता है। उसके बाद अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस के अंदर मैथ आता है 40 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, हिंदी और इंग्लिश में से यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन होता है। जिन स्टूडेंट को इंग्लिश अटैम्प्ट करनी है वो इंग्लिश डिसाइड कर सकता है, और जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है, मोस्टली स्टूडेंट वही होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है इस पेपर के अंदर, और वो हिंदी जो है वो अटैम्प्ट करते हैं। हिंदी 40 नंबर की है, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, और जीए 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होता है। तो ये हमारा मेन का पैटर्न होता है। मेंस के अंदर टोटल हमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के मिलते हैं और 2 घंटे का ओवरऑल हमें टाइम मिलता है। ठीक है, जो प्री का लेवल है उसके कंपैरिजन में अगर हम मेंस का लेवल देखें तो लेवल में बहुत फर्क होता है मैथ और रीजनिंग में। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोगों को तैयारी कैसे कैसे करनी है। आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी 60 दिन की स्ट्रैटेजी लेके चलिए। अगर पेपर थोड़ा बहुत और आगे पीछे भी हो जाता है तो हम ज़्यादा मॉक्स दे पाएंगे और ज़्यादा हम तैयारी कर पाएंगे। अभी आप लोग अपनी तैयारी 60 दिन के हिसाब से करिए। ठीक है, अब 60 दिन के हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे कैसे। अगर हम बात करें मैथ और रीजनिंग की, प्री क्वालिफाई करने के लिए तो मैथ और रीजनिंग चाहिए हमें। मैथ और रीजनिंग के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैथ के बारे में। मैथ में जो प्री में मेन जो टॉपिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले जो सबसे स्कोरिंग टॉपिक है वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद आएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा नंबर सीरीज। सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद है डीआई। ये सिर्फ 4 टॉपिक हैं जो प्री में आपको सिलेक्ट कराएंगे। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई। अब सिंप्लीफिकेशन के ऊपर जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी तो अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, लेकिन जो अभी अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उनके लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पहले आप लोगों को जो है सिंप्लीफिकेशन अगर नहीं आती तो आप लोग रूल्स सीखिए, इसके प्रैक्टिस करिए। सिंप्लीफिकेशन में मेन क्या होता है, आप लोगों को स्क्वायर याद करने होते हैं, क्यूब याद करने होते हैं, टेबल्स याद करने होते हैं। उसके बाद आप 60 दिन तक लगातार रोज के 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व करो।
बहुत सारे चैनल वाले हैं पीडीएफ देते हैं। अनअकैडमी पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ से आप प्री लेवल की पीडीएफ डाउनलोड करिए और वहाँ से आप सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करिए। डेली आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। 2 डीआई प्री लेवल की आपको डेली बनानी ही बनानी है। उसके बाद क्वाड्रेटिक की बात करें तो हम 5 क्वेश्चन डेली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने ही करने हैं। और नंबर सीरीज के डेली आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, यानी 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज के, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। 2 डीआई का मतलब होता है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन डीआई के होंगे और 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे। इतना तो आपको डेली मैथ के लिए करना ही पड़ेगा। पहले आप लोग एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे। मान लो आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोगों ने 10 सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। पहले स्पीड की तरफ नहीं भागना है। मान लो आपने 10 क्वेश्चन 2 मिनट में कर लिए, पता चला कि उसमें से 7 क्वेश्चन गलत हैं। ऐसा नहीं करना है। पहले आप लोग सीखिए, सीखने के बाद आप ट्राई करिए। मान लो 10 क्वेश्चन 10 मिनट में बनते हैं आपसे, अब देखिए कि आप लोगों के 10 के 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए। जब आपकी एक्यूरेसी बन जाएगी, उसके बाद आपको ध्यान देना है कि इन 10 क्वेश्चन को आपने जल्दी कैसे करना है। पहले एक्यूरेसी पे काम करना है, क्योंकि बिना एक्यूरेसी के ये पेपर निकालना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई चैनल वाला आपको ये कहता है कि आप लोगों के 60 नंबर या 70 नंबर से सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप लोग किसी भी स्टेट की कट ऑफ चेक कर सकते हो, 76 77 के आसपास कट ऑफ गई थी, नियर अबाउट जितने भी स्टेट हैं उन सब की, ठीक है। तो आप लोगों को एक्यूरेसी पे तो काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको स्पीड पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो मैथ में रह गया वो रह गया हमारा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में जितने भी टॉपिक है, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, या जितने भी हमारे अर्थमेटिक के टॉपिक है, डेली आप एक टॉपिक लीजिए और उस एक टॉपिक के ऊपर आप अच्छे से मेहनत करिए। मान लो आपने टाइम एंड वर्क लिया है, तो टाइम एंड वर्क आप अलग अलग चैनल से करिए, अच्छे से इसके ऊपर मेहनत करिए। बुक लीजिए, RS अग्रवाल की बुक ले सकते हो आप मैथ के लिए, उसमें से आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा, पहले दिन आसान आसान क्वेश्चन करिए, फिर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन, फिर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन। यानी कि अर्थमेटिक के गिनती चुनती के 10-12 टॉपिक हैं, आप उनके ऊपर अच्छे से मेहनत करिए। एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश मत करना। एक टॉपिक पे 5 से 6 दिन लगाइए, लेकिन उसको अच्छे से कवर करिए, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा बताया है सिंप्लीफिकेशन वगैरह, वो तो आपको करना ही करना है। यानी सिंप्लीफिकेशन, डीआई, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, ये चारों तो आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। और अर्थमेटिक का एक टॉपिक लीजिए, उसके ऊपर अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि अगर मैथ में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं 40 नंबर के, तो आपको यहाँ पे कम से कम, ज़्यादा तो 40 में से 40 बच्चे लेके ही आते हैं, 39 नंबर तो यहाँ पे आपको लेने ही पड़ेंगे। अब 39 नंबर लेने के लिए आपको पता है कम से कम 10 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के देखने के लिए मिलेंगे। अर्थमेटिक का मतलब होता है टाइम एंड वर्क का मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेवल इतना ज़्यादा नहीं आता, आसान आते हैं, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो सॉल्व कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये मैथ के लिए मैंने आपको बता दिया। डेली 60 दिनों तक आप ये वाला रूटीन फॉलो करिए, आप लोगों की जो स्पीड है और एक्यूरेसी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में सबसे स्कोरिंग जो चैप्टर है वो कौन सा है, हमारा पजल, और उसके बाद है हमारा सिलोलिज्म। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट और सिलोलिज्म, कम से कम आपको 4 से 5 पजल आपको देखने के लिए मिलेंगे पेपर के अंदर, और सिलोलिज्म के भी क्वेश्चन आपको 4 से 5 देखने के लिए मिलेंगे। तो पजल और सिलोलिज्म, इनके ऊपर आपने मेहनत करनी है। डेली आपको पजल बना के देखने हैं, डेली आपको 3 से 4 पजल प्री लेवल के बनाने ही पड़ेंगे, और डेली आपको 10 क्वेश्चन सिलोलिज्म के सॉल्व करने पड़ेंगे। 10 क्वेश्चन सिलोलिज्म के सॉल्व करिए, 3 से 4 आप पजल बनाइए डेली। और एक जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का चैप्टर भी है, डेली इसके 5 से 10 क्वेश्चन आप इसके सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद जो मिसलेनियस हमारे टॉपिक रह गए, जैसे हमारा कोडिंग डिकोडिंग रह गया, ब्लड रिलेशन रह गया, डायरेक्शन रह गया, या जितने भी रीजनिंग के रैंकिंग ऑर्डर हो गया, जितने भी चैप्टर है रीजनिंग के, बाकी के सारे चैप्टर, उनमें से भी कई बार क्या होता है, हमारा कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं किसी के पेपर में, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं। किसी की शिफ्ट के अंदर 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के आ जाते हैं, कई शिफ्ट के अंदर 5 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको सारे टॉपिक्स करने पड़ेंगे। अब पजल्स को छोड़कर बाकी जितने भी टॉपिक है, पजल्स को छोड़कर बाकी जितने भी टॉपिक है, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग है,
चाहे वो ब्लड रिलेशन है, चाहे वो रैंकिंग है, वो सारे के सारे टॉपिक मैंने करवा रखे हैं चैनल के ऊपर। आपको सबका लिंक मिल जाएगा। अब आपने ये नहीं देखना उसके ऊपर कि मैंने तैयारी डीआरडीओ की करवाई है, मैंने तैयारी सीबीएसई की करवाई है। आप लोग सिर्फ अपने टॉपिक देखिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके मान लो आपका रीजनिंग में आपको एज वाला टॉपिक नहीं आता, एज का एक क्वेश्चन पक्का आता है, एज का टॉपिक आपको रीजनिंग में नहीं आता, तो वहाँ जाके प्लेलिस्ट में सिर्फ एज का टॉपिक ढूंढिए और एज का टॉपिक कंप्लीट कर लिए। मान मान लीजिए आपको डायरेक्शन नहीं आता, तो प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्शन का टॉपिक ढूंढिए और डायरेक्शन कंप्लीट करिए, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो बाकी सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे शुरू से लेके एंड तक। अभी तक मैंने उसमें इनक्वालिटी नहीं कराया है, इनक्वालिटी भी बहुत जल्दी, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बहुत जल्दी इनक्वालिटी भी करवा दिया जाएगा। और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी हम पजल्स की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए जो आप लोगों को प्री एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करवा दे। तो ये हमारी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी रहेगी। डेली आपको पजल्स बनाने हैं, सिलोलिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 60 दिन तक आपको लगातार यही सब करना है। आप लोगों का प्री एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। पर अब ये गलती नहीं करनी है कि आप लोग प्री एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट करोगे और उसके बाद मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। मोस्टली स्टूडेंट जो प्री के बाद मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं उनका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि प्री और मेंस के जो एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 1 मंथ का गैप मिलेगा। उस 1 मंथ के अंदर कई स्टूडेंट तो अब प्री के रिजल्ट का वेट करेंगे तो उनके पास 15 दिन ही रह जाएंगे। 15 दिन में क्या तैयारी कर लेंगे वो। अब आप लोगों को क्या करना है, जिस दिन आज से अगर आप प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज से ही आपको मेंस एग्जाम की तैयारी भी साथ में शुरू कर देनी है। मेंस की तैयारी कैसे करोगे, जो मैथ है, मैथ की आप मेंस लेवल की एक डीआई, सिर्फ एक डीआई आप डेली बनाया करो मेंस लेवल की, ठीक है। उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, उसको अच्छे से समझना है। जब आप प्री लेवल की 2 डीआई बनाओगे ना तो उसके साथ आप मेंस लेवल की एक डीआई तो आपको बनानी ही पड़ेगी। अब जब रीजनिंग आप प्री लेवल के 3 से 4 बना रहे हो तो मेंस लेवल का एक पजल आपको डेली बनाना पड़ेगा अगर आप लोगों को मेंस की तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आप 60 दिन के अंदर, मान लो 60 दिन तक आप प्री एग्जाम की तैयारी करते हो, तो अगर आप 60 दिन तक मेंस एग्जाम में मान लो एक डीआई डेली करते हो तो 60 डीआई होगी। उसके बाद अगर एक पजल आप डेली बनाते हो तो 60 पजल हो गए। बाकी स्टूडेंट से आप कितना ज़्यादा आगे निकल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट इसमें हिंदी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हिंदी के लिए आपके पास बिल्कुल आसान आती है, हिंदी और कंप्यूटर सबसे आसान आता है इसके अंदर। आप लास्ट ईयर के पेपर देख भी सकते हो, बहुत आसान आता है। जो रिव्यू आता है, जो मेमोरी बेस्ड पेपर आता है, वहाँ पर जाके आप चेक करना। जो लूसेंट की बुक होती है, लूसेंट की बुक ले सकते हो हिंदी के लिए और कंप्यूटर दोनों के लिए। आप लूसेंट की बुक लीजिए, लूसेंट हिंदी की बुक आती है मार्केट में, लूसेंट कंप्यूटर की भी बुक आती है, वो बुक लीजिए। और बिल्कुल पतली पतली बुक होती है, डेली आप उसमें से एक चैप्टर पढ़िए या जितना थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। इन दोनों को मिला के भी आप डेली अगर आधा घंटा भी दोगे ना तो भी आपकी बहुत अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी मेंस की, ठीक है। हिंदी वाले और जिन्होंने इंग्लिश करनी है वो अपनी पैरामाउंट वगैरह जो भी बुक आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। हिंदी के लिए मैंने आपको बताई है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इसके अंदर वही आते हैं जो हिंदी अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच गया हमारा जीए। जीए के अंदर टोटल 3 सेक्शन होते हैं। एक जीए के अंदर पूछी जाती है बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है, एक सीए और एक स्टैटिक। अब 3 पोर्शन पूछा जाता है। आप लोगों को प्री एग्जाम के साथ साथ डेली आपको करंट अफेयर सुनने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी चैनल से सुनिए। आप महेंद्रा से सुनिए, आप अड्डा 247 से सुनिए, ऑलीवुड से सुनिए, जहाँ से भी आपको करंट अफेयर अच्छा लगता है, जिस टीचर का भी आपको समझ में आता है, डेली आप करंट अफेयर सुनिए। उसके बाद स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब होता है अब करंट अफेयर में यूपी आया, ठीक है, यूपी के बारे में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यूपी की कैपिटल सीएम, कैपिटल का मतलब होता है स्टैटिक जीके। यूपी की कैपिटल हमें पता होनी चाहिए, सीएम और गवर्नर तो करंट में आ जाएगा, वो तो हमें पता ही होना चाहिए। यूपी में कौन कौन से नेशनल पार्क है वो हमें पता होना चाहिए, यूपी के डांस हमें पता होना चाहिए। तो स्टैटिक जीके आप डेली, टोटल स्टेट कितने हैं हमारे, 28 स्टेट हैं हमारे और 8 हमारी वर्तमान में यूनियन टेरिटरी है। तो 28 और 8 ये हमारा टारगेट होना चाहिए। डेली हमें एक स्टेट कंप्लीट करना है तो 28 दिनों में 28 स्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हर एक स्टेट को एक एक बार रिवाइज करिए, आपकी स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद रह गया हमारा बैंकिंग अवेयरनेस। अब बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर भी आपको सारे, कौन सा बैंक कब बना है, बैंकिंग की हिस्ट्री क्या है, करंट में बैंकिंग सेक्टर पे क्या क्या
प्रभाव पड़ रहे हैं, कोरोना वायरस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको करने पड़ेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस अगर आपको कोई चैनल वाले करवा रहे हैं तो वहाँ से कर सकते हो। अगर आप लोगों को इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जितना भी ये सिलेबस है ये हम अपने चैनल के ऊपर शुरू करेंगे। अगर आप लोगों ने बोला नीचे कमेंट आए तो हम आपको ये सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, चाहे वो बैंकिंग अवेयरनेस का हो, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो या फिर हिंदी का हो। ठीक है, प्री के लिए मैंने आपको बता दिया है। रीजनिंग के सारे चैप्टर आप कर सकते हो। मैथ में अगर आपको अर्थमेटिक करना है तो अभी जो चैनल की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उसमें आपको टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सारे टॉपिक मिल जाएंगे। बेसिक वहां से क्लियर कर सकते हो। उसके बाद हम जल्दी ही कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए बैंकिंग की तैयारी हम शुरू करवाएंगे चैनल के ऊपर, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। ठीक है, अब आप लोगों को कंप्यूटर कैसे पढ़ना है और हिंदी कैसे पढ़नी है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब कंप्यूटर के लिए आप लोग एक चीज़ और फॉलो कर सकते हो, नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, उसमें मैंने आप लोगों को कंप्यूटर समझाया। अब आप लोगों को ये नहीं देखना कि वो कंप्यूटर मैंने हरियाणा के लिए कराया है या कौन से पेपर के लिए कराया है। उसमें मैंने कंप्यूटर की हर एक चीज़ डिटेल में बताई है, चाहे वो इनपुट डिवाइसेज हो, आउटपुट डिवाइसेज हो, सीपीयू हो, मेमोरी हो या फिर नेटवर्किंग हो, सारा कुछ बताया है। जितने चैप्टर मैंने आपको कराए हैं वो सारे के सारे चैप्टर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में से डेली आप 5 या 7 मिनट का एक टॉपिक होता है, डेली एक वीडियो सुनोगे तो भी आप लोगों की जो कंप्यूटर है उसमें अच्छी खासी पकड़ बन जाएगी। उसके बाद जो लूसेंट कंप्यूटर की बुक लोगे आप, उसके भी मैंने 3 चैप्टर करवा रखे हैं, वो तीनों चैप्टर भी सुन के देख लेना। अगर आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट कर देना, बाकी के चैप्टर्स भी मैं बहुत जल्दी चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी। 60 दिन की स्ट्रेटेजी आपको ऐसे ही फॉलो करनी है। अगर आप लोग टोटल 10 घंटे का प्लान बनाते हो कि एक दिन में 10 घंटे पढ़ना है तो 8 घंटे आप दीजिए प्री लेवल को और 2 घंटे आप दीजिए मेंस लेवल को, और आप लोग देखोगे, यकीन मानोगे, आप लोगों का पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया जो हम अपनी एकेडमी पे अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम क्लियर होता है वैसे सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके बता देना, आप लोगों को बैंकिंग की तैयारी करवा दी जाएगी। कैसे कैसे अगर और भी ज़्यादा डिटेल में कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, एक्यूरेसी पे काम करना है, आज से ही तैयारी शुरू कर देनी है और प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करनी है। ये गलती नहीं करनी है कि पहले इसकी करेंगे बाद में इसकी करेंगे। नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है विद एक्यूरेसी। ठीक है, जितना कुछ बताया है मैंने फॉलो करना है। जितनी वीडियो अभी तक हमने अपलोड करी है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर ये नहीं देखना है किस पेपर के लिए तैयारी कराई गई है, अपने कंसेप्ट सीखें, वहाँ पे बेसिक आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।